तो आज हम डिस्कस करेंगे एग्रीकल्चर ऑप्शनल पेपर 2। आप सबका स्वागत है ओपन सेमिनार में। आज हम मुख्य तौर पे डिस्कस करेंगे एग्रीकल्चर ऑप्शनल पेपर 2 का सिलेबस कंटेंट पे कि सिलेबस में क्या है, कितना हमें पढ़ना पड़ेगा, एक दायरा समझते हैं, एक लिमिटेशन समझते हैं। तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, पहला है एग्रीकल्चर ऑप्शनल पेपर 2 को एक नज़र में देखेंगे और कंक्लूड करने की कोशिश करेंगे कि कैसे प्लान होना चाहिए एग्रीकल्चर ऑप्शनल पेपर 2 को डील करने में। और फिर उसके बाद में एग्रीकल्चर ऑप्शनल पेपर 2 के जो एक एक सिलेबस पॉइंट हैं उन पे हम लोग डिस्कस करेंगे। सिलेबस में क्या आता है इसको एक हाईलाइट के रूप में देखेंगे। फिर लास्ट में एक स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक कि पेपर 2 को कवर करना है अपने से, तो आप किन किन एरिया पे झांक सकते हैं, किन किन किताब को पढ़ सकते हैं। और हम भी कंटेंट बनाते हैं, तैयार करते हैं, तो किन स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक का थोड़ा उपयोग करते हैं इसके बारे में आपको बात करूँगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एग्रीकल्चर ऑप्शनल पेपर 2 के बारे में। पहले ही मैंने आपको बताया कि इसे एग्रीकल्चर ऑप्शनल पेपर 2 को साइंस एरिया मानते हैं। एग्रीकल्चर ऑप्शनल का इसे आप बायोलॉजी टाइप का मान सकते हो, क्योंकि बहुत बड़ा हिस्सा है ना वो बायोलॉजी साइंस है। जेनेटिक्स ऑफ प्लांट ब्रीडिंग, सीड साइंस, प्लांट फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, ये पूरा का पूरा हिस्सा ये आता है किसमें, बायोलॉजी साइंस में। और ये एग्रीकल्चर ऑप्शनल पेपर 2 का भी हिस्सा है। तो जनरली पेपर 2 को मैंने पहले ही बताया था कि ये बॉटनी पेपर 2 के समकक्ष होता है। तो जनरली जो बॉटनी के कैंडिडेट होते हैं उनको बेनिफिट मिल जाता है। या फिर ये कहें कि क्लास 12th में जो बायोलॉजी वाले स्टूडेंट रहे हैं और उनका बायोलॉजी ठीक रहा है, यदि उन्होंने नीट या आईसीआर की तैयारी किया है तो पर भी उनको आसान हो जाता है, क्योंकि जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग बेसिक लेवल का वही इस पेपर 2 का मेजर हिस्सा है। जो इंजीनियर हैं, एग्रीकल्चर इंजीनियर या अदर देन एग्रीकल्चर इंजीनियर या एग्रीकल्चर ग्रेजुएट, सिविल इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर, उनके लिए थोड़ा सा दिक्कत जाता है। लेकिन मैंने पहले ही बताया, खुद उनका रिव्यू है एग्रीकल्चर नॉन एग्रीकल्चर ग्रेजुएट का, कि यदि वो इंजीनियर हैं तो ये बायोलॉजी साइंस भी एक फिक्स ढंग से एक फ्लो करता है, तो फिर कहानी को याद रखना और स्टोरी लाइन को समझना आसान होता है। और बात ऐसा भी है कि जैसे मान के चले, मैथ्स में ऐसा होता है कि यदि आपने सही किया है तो 1 नंबर भी नहीं कटता। और यही वजह है कि जो मैथ्स ऑप्शनल रखते हैं ना उनको बहुत नंबर आता है, और फिजिक्स ऑप्शनल रखते हैं या तो कोई रखता नहीं है और रखेंगे उनका सॉलिड मार्क्स आते हैं। ऐसा ही है साइंस का। साइंस में चीज़ें ज़्यादा बदलती नहीं हैं और फिक्स रहती है। तो यदि आपने कीवर्ड्स को और फ्लो को सही बना लिया, पकड़ लिया, तो नंबर बहुत सॉलिड ढंग से आते हैं। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट का ये रिज़ल्ट पाया है कि पेपर 2 में कंपैरेटिवली बेटर परफॉर्म कर जाते हैं, और जिसको हल्का समझते हैं पेपर 1 उसमें उल्टा मार्किंग कम आता है, क्योंकि क्वेश्चन उनमें आसान आता है और लोग जो है एक बार पढ़ के लिख देते हैं जो उनको समझ में आता है वो पेपर 1 के केस में। जबकि पेपर 2 का थोड़ा भी पढ़ेंगे तो जो की वर्डिंग दिमाग में बैठता है तो आप बढ़िया से लेके आते हैं। और ओवरऑल देखा जाए तो पेपर 2 एक तरह से लोगों को या स्टूडेंट को, एग्रीकल्चर एस्पिरेंट को, उनको कम मार्किंग दे रहा है। और यहाँ साइंस सब्जेक्ट को देख करके जो भी एवरेज स्टूडेंट हैं या जिनका बायोलॉजी ठीक नहीं है वो घबराते हैं। तो मैंने इस पे एक और बात कहा था पहले ही, पेपर 2 को डील करना 2 चीज़ पे और डिपेंड करता है, बेटर स्कोर करना, और अभी तक नहीं कर पाए हैं वो इसी कमी की वजह से। पहला है, यदि आपका ऐसा मेंटर या कोच मिले जो साइंस के भाषा को साइंस ना रहने दे बल्कि इजी करके बताए आपको,
तो चीज़ें आसान हो जाती है। दूसरा पॉइंट ये है कि आप बायोलॉजी साइंस को या जेनेटिक्स ब्रीडिंग को पढ़ोगे तो समझ तो आ जाएगा। यदि नॉन एग्रीकल्चर ग्रेजुएट हो, इंजीनियर हो, तो केवल 1 या 2 बार पढ़ोगे तो समझ भी आ जाएगा, लेकिन आप जाके एग्ज़ाम में लिखना चाहोगे तो नहीं होगा। कारण यह है कि आपको कहानी समझ में आया था पढ़ते समय में, लेकिन जो शब्दावली है, टर्मिनोलॉजी, वो दिमाग में नहीं ठहरते। इसलिए पेपर 2 के जो साइंस टर्म हैं, सब्जेक्ट हैं, डीएनए, फिंगरप्रिंटिंग, म्यूटेशन, लिंकेज, इन शब्दों को बार बार पढ़ना पड़ेगा, टर्मिनोलॉजी को बढ़ाना पड़ेगा। यदि आपको इन टर्मिनोलॉजी में कमांड बढ़ जाता है साइंस के, जेनेटिक्स, प्लांट ब्रीडिंग के, तो फिर अच्छा स्कोर करने से कोई नहीं रोकेगा, आप कर जाओगे। कहानी याद रहेगा, लेकिन आप साइंस को नहीं, साइंस के शब्दों को याद नहीं रखोगे तो वो पता चल जाता है चेक करने वाले को कि इसको कहानी तो पता है। और मैं तो इतने ऑप्शनल पेपर चेक किया हूँ, जो भी इंजीनियर है, जो नॉन एग्रीकल्चर ग्रेजुएट या नॉन एग्रीकल्चर इंजीनियर हैं, उनका इस जेनेटिक्स प्लांट ब्रीडिंग में आंसर साफ झलक जाता है। और ये भी पता चल जाता है कि कौन रिवाइज करके आंसर किया है और कोई कौन केवल 1 या 2 बार पढ़ के आंसर लिखने चला आया। तो यहाँ पे ये की स्ट्रेटजी है ना, इनको ध्यान में रखेंगे तभी आप बेटर कर पाएंगे। चलिए डायरेक्टली फोकस करते हैं। और जैसे मैंने बताया कि इसका जो टोटल 7 यूनिट है, उनमें से बड़ा हिस्सा मेन कोर बायोलॉजी साइंस है। आप 11वीं 12वीं के, खास करके 12वीं के बायोलॉजी को भी पढ़ते हो, जहाँ पे जेनेटिक्स है, तो पर भी आपका काफ़ी हिस्सा डील हो जाता है। आप 12वीं एनसीईआरटी का एक बड़ा हिस्सा जो कि जेनेटिक्स और जिसमें प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस नाम का टॉपिक है, और फिर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी वाला है, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस दूसरा टॉपिक है, तो 2 यूनिट, और तीसरा है बायोटेक्नोलॉजी वाला एरिया। तो ये एक बड़ा हिस्सा कवर कर देता है। माना कि हम जो आपको पढ़ा रहे हैं वो एग्रीकल्चर के स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक हैं और कुछ महत्वपूर्ण बुक हैं, उनको लेकर के कवर अप कर रहे हैं। लेकिन पैरेलली यदि आप साइंस को इजी देखना चाहते हैं और आपको एनसीईआरटी से भी यदि कर रहे हैं तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा, एनसीईआरटी से भी आप लेके चल सकते हैं। सबसे पहले एग्रीकल्चर ऑप्शनल पेपर 2 में जो 7 यूनिट है उनके बारे में बात करूंगा और रिव्यू बताऊंगा। एक जेनेटिक्स पहला हिस्सा है, दूसरा है प्लांट ब्रीडिंग, उसके बाद आता है सीड साइंस, फिर आता है बायोकेमिस्ट्री एंड प्लांट फिजियोलॉजी, उसके बाद आता है हॉर्टिकल्चर, उसके बाद क्रॉप प्रोटेक्शन और फिर फूड मैनेजमेंट। ये 7 यूनिट है। अब आपको इनका एक एक रिव्यू देना चाहता हूं और उस रिव्यू को आपको लेके चलना चाहिए। देखिए, सबसे ज़्यादा यदि हम कठिनाई लेवल की बात करें, डिफ़िकल्टी लेवल का, तो इनमें जो स्टूडेंट को पूछेंगे तो वो कहते हैं कठिन वाला एरिया ये है, जेनेटिक्स है। तो कायदे से ये कठिन एरिया नहीं है। क्यों कठिन एरिया नहीं है? क्योंकि ये बायोलॉजी साइंस है, जेनेटिक्स था, कहीं ना कहीं इसके शब्द सेल स्ट्रक्चर, क्रोमोजोम, म्यूटेशन, ये शब्दावली आप बायोलॉजी में या कहीं ना कहीं पढ़े होते हो जीएस की तैयारी के दौरान भी। और यदि आप देखा जाए तो ये वाला हिस्सा और यहाँ तक सीड, यहाँ तक, ये 4 तक, ये जो 4 हिस्सा है, ये चारों के चारों कम से कम प्योर बायोलॉजी साइंस है, तो इनको देखा देखा लगता है। ये जो 2 एरिया है, हॉर्टिकल्चर और क्रॉप प्रोटेक्शन, ये कोर बायोलॉजी तो नहीं है, यूनिक हैं, लेकिन फिर भी इन पे भी कोई ज़्यादा साइंस नहीं झलकता, फैक्चुअल होते हैं हॉर्टिकल्चर के। और जो फूड मैनेजमेंट है, ये एग्रीकल्चर ग्रेजुएट के लिए सबसे ज़्यादा कठिन एरिया पड़ता है। और जो आईएएस की तैयारी कर रहे विद्यार्थी होते हैं उनके लिए कन्फ्यूजन वाला एरिया पड़ता है, क्योंकि जो फूड मैनेजमेंट है ये वाला यूनिट लगभग जो जीएस का पेपर है उस पे इसके सारे कंटेंट ऑलरेडी रहते हैं। जीएस में फूड सिक्योरिटी, फूड मैनेजमेंट, इन सारे जो पॉइंट है उनको एक आईएएस की तैयारी करने वाला विद्यार्थी पढ़ा होता है।
लेकिन उसके माइंड में कन्फ्यूजन आता है, यदि वो एग्रीकल्चर ग्रेजुएट है तो पर भी, क्या एग्रीकल्चर ऑप्शनल में ये फूड मैनेजमेंट है ये अलग है क्या? तो ये अलग बिल्कुल नहीं है। जो आप पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पढ़ते हैं, पीडीएस है, टीपीडीएस है, माइक्रो न्यूट्रेंट की प्रॉब्लम है या न्यूट्रेंट डिफिशियंसी है, पीएमएस है, क्वासियोरकर है, मरासमस है, यही सारे पॉइंट इसमें भी आते हैं। और वो बेसिक आप जो जनरल स्टडी के चैप्टर में पढ़ते हैं ना, वो वाला एरिया है। ये जनरलाइज्ड एरिया होता है, और इस जनरलाइज्ड एरिया में आप डिफरेंट कोई ढंग से सोर्स नहीं मिलेगा। लेटेस्ट डाटा पढ़ना होता है। यदि आप इस एरिया का कुछ लेटेस्ट डाटा आपको जो दिमाग में रखना है, तो जो लेटेस्ट ईयर का इकोनॉमिक सर्वे का 8वां यूनिट होता है, उसका नाम होता है एग्रीकल्चर एंड फूड मैनेजमेंट, उसको आप देख सकते हैं। और फूड प्रोसेसिंग है, उसके रिपोर्ट होता है उसको, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर का एनुअल रिपोर्ट, वहाँ पे फूड मैनेजमेंट को लेकर के अपडेट रहता है, यदि अपने से आप अपडेट चाहेंगे तो। बाकी मैं करा के भी चलूँगा। यहाँ आपको एक बात और बताना चाहूँगा, एक और हिस्सा के बारे में आपको बता दूँ। जैसे आप देखते हैं ये क्रॉप प्रोटेक्शन, तो क्रॉप प्रोटेक्शन के बारे में आपको बता दूँ। इसका तो आपको बता दिया कि फूड मैनेजमेंट में बेटर आंसर बनते नहीं हैं, चीज़ें जनरलाइज्ड होती है, पूछा जाता है, उसके ना तो कंटेंट मिलते हैं इंटरनेट में, ना ही बाकी जगह में एक बना के ही लिखा जाता है। और जो वहाँ पे जो टाइटल है सिलेबस में, यदि सिलेबस के लाइन बाय लाइन रख दिया जाए तो उसे अभी देख के भी नहीं बना सकते, क्योंकि बहुत जगह में तो फूड कंजप्शन ट्रेंड, फूड अवेलेबिलिटी ट्रेंड ऐसे है। ट्रेंड का मतलब होता है चलन, कितने 50-60 सालों में, 70 सालों में फूड कंजप्शन को लेकर के क्या ट्रेंड रहा है। लोग पहले सीरियल खाते थे, अब दूध दही खा रहे हैं, इस टाइप का ट्रेंड, वो भी लेटेस्ट के साथ जोड़ के। तो कोई डाटा या किताब मिल भी गया तो पुराने डाटा आपको मिलेंगे, उसी के आधार पे आपको ट्रेंड मिलेगा। यदि आप 2013, 2013 या 2012 के आसपास का इकोनॉमिक सर्वे यदि आप पढ़ते हैं, पुराना इकोनॉमिक सर्वे, तो उसमें 1950 से लेकर के जो अभी तक का है 2012-13 के आसपास तक का, उसका एक मोटा मोटा ट्रेंड दिया गया था कि फूड प्रोडक्शन का क्या ट्रेंड रहा, पल्स प्रोडक्शन का ट्रेंड क्या रहा। तो ये जो एरिया है ना, ये थोड़े से कंफ्यूज करता है, बेटर स्कोर नहीं बनते, लेकिन चूँकि क्वेश्चन इजी टाइप के होते हैं, स्टूडेंट इसको अटेम्प्ट करता है, इसके एरिया के जो भी क्वेश्चन आता है। क्रॉप प्रोटेक्शन की यदि मैं बात करूं तो इसमें आता है एंटोमोलॉजी और ये प्लांट पैथोलॉजी, डिजीज मैनेजमेंट। इसमें सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन इसी में होता है, क्योंकि इसके ना टोटल 8 पॉइंट हैं सिलेबस पॉइंट, और 8 पॉइंट में से शुरू के जो 4 पॉइंट होते हैं, 4 पॉइंट, वो पूरा बहुत बड़ा आपके टाइम को खा जाएगा। उसको करे तो मर गए और नहीं करे तो मर गए। तो बेसिक स्ट्रेटजी ये होता है, यदि स्टूडेंट कर भी लेगा ना, उस एरिया को नहीं कवर अप कर पाएगा। तो वो भी मैं आपको बता के चलूँगा। और ज़्यादातर इस एरिया के क्वेश्चन जब तक कंपलसरी जोन में नहीं पढ़ता तब तक यदि नहीं पढ़ा है तो विद्यार्थी इस एरिया के क्वेश्चन को छोड़ ही देता है, मार्किंग बनता ही नहीं, हिम्मत ही नहीं आती। इस एरिया के ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो कि प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं। और बिल्कुल ऐसा ही हॉर्टिकल्चर का एक बात देखेंगे कि इसके भी टोटल 8 टाइटल यूनिट हैं, टोटल 8 हेडिंग से यूनिट हैं, और उनमें से जो 4 हैं वो आपका बहुत बड़ा टाइम को खा जाते हैं। मतलब उस पर आएगा नहीं, समझ में नहीं आएगा। जिस पे फ्रूट कल्टीवेशन, वेजिटेबल कल्टीवेशन, फ्लावर कल्टीवेशन वाला एरिया आता है। ये पैकेज ऑफ प्रैक्टिस है ना, फ्रूट का, वेजिटेबल का, मेडिसिनल प्लांट का और ये फ्लावर का, ये सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजियस होता है। तो यहाँ पे आप राइट स्ट्रेटजी नहीं बनाएंगे तो आप हॉर्टिकल्चर को भी नहीं कर पाएंगे।
और ये कंपलसरी जोन में आता है। कई बार मजबूरी फंस जाता है कि इसको करना ही है, लेकिन यदि आप हॉर्टिकल्चर की बात करें तो यहाँ पे भी क्वेश्चन को स्टूडेंट अवॉइड करने की कोशिश करता है। जितना कंपलसरी एरिया में पड़ता है क्वेश्चन नंबर 5 में, उसी को ही विद्यार्थी अटेम्प्ट करता है। क्रॉप प्रोटेक्शन में एक और आपको बता दूं, क्रॉप प्रोटेक्शन में इंसेक्ट का साइंटिफिक नेम मेंशन करना होता है बेटर स्कोर करने के लिए, या फिर डिजीज का कॉजल ऑर्गेनिज्म मेंशन करना होता है। उस जगह में एग्रीकल्चर ग्रेजुएट के साथ साथ जो ये नॉन एग्रीकल्चर ग्रेजुएट हैं यानी कि इंजीनियर हैं, उनके साथ साथ जो एग्रीकल्चर ग्रेजुएट हैं उनको भी भारी पड़ता है। यदि आप बेटर स्कोर करना चाहते हैं तो आपको लगेगा कि थोड़ा साइंटिफिक नेम भी रख लें, क्योंकि अभी जितने भी टेक्स्ट बुक आप पढ़े हैं ना एंटोमोलॉजी और पैथोलॉजी का, उनमें सब में साइंटिफिक नेम रहा है। और साइंटिफिक नेम आपको एक मजबूती प्रदान करता है आपके आंसर राइटिंग में। लेकिन उसके चक्कर में आप कंफ्यूज होकर के यदि राइट स्ट्रेटजी नहीं बनाए हैं तो उनमें आप बहुत ज़्यादा बेवजह का टाइम बर्बाद भी करेंगे और याद भी नहीं होगा, और आप आंसर शीट में भी आए बाएं रॉन्ग लिख के आएंगे। तो यदि जिसने राइट स्ट्रेटजी नहीं बनाया है और राइट स्ट्रेटजी ये कहता है कि आप छोड़ दीजिए, ईजी नाम याद आता है तो रख लीजिए एक दो का, और यदि फर्स्ट नेम याद आता है तो रख लीजिए, बाद में स्पीसीज लिख दीजिए साइंटिफिक नेम के, चाहे इंसेक्ट का है या फंजाई या बैक्टीरिया का साइंटिफिक नेम है। तो यहाँ पे भी राइट स्ट्रेटजी की बात है, और मैं आपको स्ट्रेटजी के दौर में बताऊंगा कि आप कैसे आधे को छोड़ सकते हैं क्लियरली। ज़रूरत ही नहीं है उधर पे समय बर्बाद करने का। लेकिन अक्सर यदि आप किसी भी जो स्ट्रेटजी मेकर है उसको ये कहते नहीं सुनेंगे, वो इसके बारे में बात नहीं करते कि आपको कुछ हिस्सा छोड़ के चलना चाहिए। छोड़ के चलेंगे तो हो सकता है आप और बेटर परफॉर्म करेंगे। ये रहा इन 3 सेक्शन की कहानी। अब आता है मेन, जिसको अटेम्प्ट करके विद्यार्थी नंबर लेता है। यदि इस 4 सेक्शन में देखा जाए तो यहाँ जेनेटिक्स का कंप्लीट बायोलॉजी है, ये मेरे हिसाब से सबसे आसान एरिया, मैं इसी को मानता हूँ। विद्यार्थी इसी को कठिन मानते हैं स्टूडेंट, और मैं इसी को सबसे आसान मानता हूँ, क्योंकि ये 12वीं का बायोलॉजी है। किसी भी किताब से 9-10 से सेल स्ट्रक्चर, सेल डिवीजन पढ़े हैं, क्रोमोजोम पढ़े हैं, और फिर बायोलॉजी में भी पढ़े हैं, तो सबको थोड़ा बहुत पता रहता है। और सबसे आसान तो कहें तो ये प्लांट फिजियोलॉजी वाला एरिया और ये बायोकेमिस्ट्री एरिया, क्योंकि बायोकेमिस्ट्री में कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, विटामिन, और प्लांट फिजियोलॉजी में फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, मिनरल न्यूट्रिशन, यही मेन एरिया होते हैं। तो ये बेसिक बायोलॉजी होते हैं, एग्रोनॉमी से लेकर के सोयल साइंस में भी पढ़ते हैं। तो ये सबसे आसान एरिया तो यही है, इसी को आप बेटर डील कर सकते हैं। लेकिन ये जरूर ध्यान रखें कि अब जो क्वेश्चन में आते हैं ना, इस एरिया का थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन आता है। जैसे फोटोसिंथेसिस का हिस्सा आता है, तो फोटोसिंथेसिस का क्या क्वेश्चन आता है, साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन, जो कि लाइट रिएक्शन के 2 महत्वपूर्ण प्रोसेस हैं, और उसके बारे में डिफरेंस पूछा जाता है। तो थोड़ा कठिन उस कंडीशन में बनता है, अदरवाइज फैंटास्टिक एरिया है, फिर भी इस एरिया को किया जा सकता है। यहाँ पे सीड साइंस है, इसको मोस्ट स्कोरिंग माने। यदि 4 या 2 क्वेश्चन आया तो 2 क्वेश्चन के आसपास प्रोबेबिलिटी रहता है, 2 क्वेश्चन आया तो इसको डील करना बड़ा आसान हो जाता है। लेकिन सीड साइंस का ये उधर पे बीड साइंस था सेम पोजीशन में पेपर 1 में, और वो छोटा सा सिलेबस था और आता कहीं कहीं और से भी है, वो भी क्वेश्चन में डिस्कस करूंगा। और सीड साइंस का भी बिल्कुल बीज विज्ञान का सिलेबस लिमिट है, लेकिन कभी कभी 2-4 एक्स्ट्रा अदर देन द सिलेबस भी आ जाता है टिपिकल टाइप के। तो वो थोड़ी सी प्रॉब्लम होता है कि अदर देन भी सिलेबस आता है। जैसे उधर पे जो मिट्टी विज्ञान था सोयल साइंस, उसका अदर देन सिलेबस आने की चांस नहीं रहता, क्योंकि खुद वास्ट सिलेबस है। और यहाँ पे इस प्लांट फिजियोलॉजी का अदर देन सिलेबस आने की प्रॉबिलिटी नहीं होती, जेनेटिक्स से भी नहीं होती। ओवरऑल इन सब में इनको तो स्टूडेंट छोड़ना ही पसंद करता है, लेकिन ओवरऑल जिसको वो प्रयास भी करता है और नहीं बन पाता वो है ये जेनेटिक प्लांट ब्रीडिंग। प्लांट ब्रीडिंग और जेनेटिक्स सेम है, एक जैसे लगते हैं,
लेकिन प्लांट ब्रीडिंग जेनेटिक्स का एप्लीकेशन है। प्लांट ब्रीडिंग के मेथड्स कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजियस होते हैं, ना तो वो जेनेटिक्स की तरह साइंस है, ये एप्लीकेशन हिस्सा है। मास सिलेक्शन मास सिलेक्शन, प्योर लाइन सिलेक्शन, पेडिग्री सिलेक्शन, बैक क्राफ्ट, टेस्ट क्रॉस, इन सब के जो मेथडोलॉजी होते हैं वो कॉम्प्लेक्स होते हैं, वो याद नहीं आते। और ख़ास करके प्लांट ब्रीडिंग के क्वेश्चन हैं उनके लगता है कि आप ठीक ठाक कर रहे हो लेकिन आप बेटर राइटिंग नहीं कर पाते, तो इसको मैं ओवरऑल मानता हूँ कि ये दिमाग में ना ठहर पाने की वजह से ये कठिन हो जाते हैं। इसको आपको हूबहू कई एरिया को रगड़ना पड़ेगा और कोई स्ट्रेटजी नहीं है। कई इसके एरिया तो बिल्कुल पाले में ही नहीं आते, लेकिन ये एरिया के क्वेश्चन को स्टूडेंट जनरली अटेम्प्ट करता ही है। ये एक मेजर कायदा है इस एरिया के क्वेश्चन को रिटर्न एग्ज़ाम के एंगल से यदि हम बात करें तो एक उम्मीद करता हूं कि आपने मोटे मोटे तौर पे एरिया की समझ बनाया होगा। अब हम इसके जो सिलेबस एरिया है उसके ऊपर चलते हैं और डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा जेनेटिक्स का। यहाँ पे पहला आता है सेल स्ट्रक्चर। एक बार क्वेश्चन आया था कि अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ सेल लिखे और ये 2 या 3 बार क्वेश्चन आ गया। स्टूडेंट कहाँ पे फंस जाते हैं? सेल स्ट्रक्चर 9th में भी स्ट्रक्चर पढ़े हैं और 10th में भी स्ट्रक्चर पढ़े हैं। सेल स्ट्रक्चर जब क्वेश्चन आता है ना तो कोई भी किताब अभी के टाइम में नहीं है जो कि 4 से 5 पन्ने से कम में सीमित हुआ है। और आपको अल्ट्रा स्ट्रक्चर पूछा जाएगा कितने नंबर के लिए? 10 मार्क्स के लिए। तो अब इस पॉइंट में जो मेजर प्रॉब्लम है वो क्या है जानते हैं? आपको एक सेल ऑर्गेनेल का नेम, उसका एक लाइन में स्ट्रक्चर और एक लाइन में फंक्शन रगड़ा हुआ होना चाहिए। स्टूडेंट क्या करता है, अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ सेल आएगा तो 4 सेल ऑर्गेनेल के बारे में ढंग से लिखेगा और बाकी को छोड़ देगा। ये रॉन्ग स्ट्रेटजी है, ये रॉन्ग तरीका है, क्योंकि आप सेल स्ट्रक्चर के बारे में आप जानते हो ऑलरेडी। और यहाँ पे यदि प्लानिंग के तहत में यदि आप आंसरिंग नहीं करते हो, यदि आप 10 यदि आपने सेल स्ट्रक्चर है और 10 सेल स्ट्रक्चर में 4 को अच्छा लिखा 4 पॉइंट को और बाकी को कम लिख दिया, केवल नाम लिख दिया, तो वो तो वही रहेगा ना। स्ट्रक्चर देखोगे तो जैसे पोलियोग्राफ होता है ना, उसी टाइप का कि एक तरफ साइज अलग और दूसरी तरफ साइज अलग, तो वो अच्छा मार्किंग नहीं बनता। इसके बाद आपको बताना चाहूँगा सेल फंक्शन एंड सेल साइकिल। तो जो सेल ऑर्गेनेल है उनके फंक्शन और सेल डिवीजन भी है, सेल डिवीजन के भी क्वेश्चन आते हैं। ये जनरलाइज्ड बातें हैं, शुरू से आप इनको पढ़ते आ रहे हैं बेसिक बायोलॉजी से। सिंथेसिस स्ट्रक्चर फंक्शन ऑफ जेनेटिक मटेरियल यानी डीएनए एंड आरएनए। डीएनए आरएनए का सिंथेसिस, डीएनए का सिंथेसिस कैसे होता है, रेप्लिकेशन कैसे होता है, तो वाटसन एंड क्रिक ने जो अपना सेमी कंजर्वेटिव मॉडल दिया था वो यहाँ पे अप्लाई होता है डीएनए सिंथेसिस। ऐसा ही डीएनए का स्ट्रक्चर कैसे, डीएनए का जो पट्टी है वो हेलिकल का बने होते हैं, पट्टी बने होते हैं, वो न्यूक्लियोटाइड होते हैं। और डीएनए जो ट्रेट है उसको होल्ड करता है, तो उसके बारे में यहाँ पे फंक्शन ऑफ जेनेटिक मटेरियल। हेरिडिटी लॉ, मेंडल के प्रिंसिपल, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस या लॉ ऑफ हेरिडिटी, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असाइनमेंट के बारे में। उसके बाद क्रोमोजोम का स्ट्रक्चर, क्रोमोजोम का स्ट्रक्चर उसके अंदर जीन रहता है, उसके स्ट्रक्चर और फंक्शन। क्रोमोजोम में चेंज आता है उसे एबरेशन कहते हैं। एबरेशन 2 तरह का होता है, स्ट्रक्चरल एबरेशन और फंक्शनल, स्ट्रक्चरल एबरेशन और न्यूमेरिकल। क्रोमोजोम की संख्या में चेंज हो जाती है या तो स्ट्रक्चर में चेंज हो जाती है। ये जो चेंज है इसकी वजह से नया स्पीसीज बना सकते हैं प्लांट ब्रीडर, नया वैरायटी बना लेते हैं, इसलिए इस दिशा में भी आपको समझ बनाना चाहिए। लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर, जब 2 जीन साथ चलते हैं माँ बाप से, बच्चों में जब जीन ट्रांसफ़र होता है इनहेरिटेंस के दौरान में और 2 जीन
साथ में ही चलने की प्रवृत्ति रखते हैं, टेंडेंसी रखते हैं, तो वो लिंकेज हुआ। और जब दोनों अलग अलग हो जाते हैं तो उसे क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। तो इस तरह से जीन के साथ साथ माँ बाप से बच्चों में आने और या उनके अलग होने के क्या अपने महत्व है, उसका एक प्लांट ब्रीडर कैसे इस ज्ञान का उपयोग करता है नए वैरायटी डेवलप करने में, ये जेनेटिक्स का हिस्सा है। पॉलीपोलैरिटी, यूपोलैरिटी और एन्यूपोलैरिटी ये कॉन्सेप्ट क्रोमोजोमल एबरेशन के ही हिस्से हैं। जब क्रोमोजोम की संख्या में चेंजेस होती है, यदि इंसान में जैसे 46 क्रोमोजोम है, उनमें एक या दो चेंज हो गया एन्यूपोलैरिटी के रूप में, या पूरा पूरा सेट चेंज हो गया जो बेसिक क्रोमोजोम है उनके, तो उसे आप पॉलीपोलैरिटी कहेंगे। ऐसे ही राइस में, व्हीट में, खास करके व्हीट में, कॉटन में और मस्टर्ड में पॉलीपोलैरिटी क्रिएट करके, पोलैरिटी लेवल में चेंज करके, क्रोमोजोम के सेट में चेंज करके कंप्लीट एक नया प्लांट स्पीसीज, नए गेहूं का स्पीसीज, नए कॉटन का स्पीसीज क्रिएट कर दिया गया। आपको ये जानकर हैरानी होगा कि आज हम जो गेहूं खाते हैं ट्रिटिकम एस्टिवम, वो पोलैरिटी लेवल के एंगल से हेक्सापोलैरिटी है। पहले वो गेहूं था ही नहीं, उसको जो पहले वाइल्ड स्पीसीज थे गेहूं के, उनमें पोलैरिटी लेवल में चेंज करते हुए टेट्रापोलैरिटी और डिप्लॉइडी को क्रॉस करवा के हेक्सापोलैरिटी बनाया गया। जो आज हमारा ट्रिटिकम एस्टिवम है, ब्रेड व्हीट, वो एक हेक्सापोलैरिड है। ऐसा ही बिना बीज वाला केला, बनाना, वो ट्रिप्लॉइडी है, और पहले के बीज वाले केला टेट्रापोलैरिडी आते थे। तो हमने अपनी डिज़ायर के अनुसार नया केले का स्पीसीज, वाटरमेलन का स्पीसीज, राइस का स्पीसीज, कॉटन का स्पीसीज है, वो हमने डेवलप किया। यहाँ आपको बताना चाहूँगा पॉलीपोलैरिटी, यूपोलैरिटी एंड एन्यूपोलैरिटी, ये आप इससे वैरायटी डेवलप होते हैं। म्यूटेशन, सडन हेरिटेबल चेंज इन द जीन एंड देयरफॉर इन देयर कैरेक्टर। किसी भी प्लांट के अंदर अचानक उसके जीन में या क्रोमोजोम में चेंज हुआ और उसकी वजह से एक पर्टिकुलर कैरेक्टर में या कई सारे कैरेक्टर में चेंज हुआ, वो म्यूटेशन है। इसी तरह से म्यूटेशन का उपयोग करके हम जो प्लांट स्पीसीज हैं उनमें वेरिएशन क्रिएट करते हैं और नया वैरायटी और नए प्लांट स्पीसीज भी क्रिएट करते हैं, ज़्यादातर म्यूटेशन वैरायटी। जैसे आप प्लांट में जो पूसा नन्ना वैरायटी है पपाया का, वो डेवलप किया गया म्यूटेशन से। राइस में जगन्नाथ वैरायटी है, वो डेवलप किया गया म्यूटेशन से। और म्यूटेशन ये ज़्यादातर रेडिएशन का उपयोग करके करते हैं। और इसलिए न केवल IRI बल्कि आप जो बार्क है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, जहाँ पे रेडिएशन का काम होता है, वहाँ के साइंटिस्ट एक्सपर्ट भी म्यूटेशन का उपयोग करके फ्रूट या वेजिटेबल या फील्ड क्रॉप राइस या व्हीट का म्यूटेशन वैरायटी क्रिएट कर रहे हैं और किए हैं बहुत सारे। यहाँ आपको बताऊंगा हेरिटेबिलिटी एक ऐसा स्टैटिकल कैलकुलेशन जिसके माध्यम से आप ये बता पाते हैं कि जो इनहेरिटेंस हुआ है, माँ बाप के फीचर बच्चों में आया है, वो कितना सिमिलरिटी आया, उसकी डिग्री क्या है। ये कैलकुलेशन हेरिटेबिलिटी है। नैरो हेरिटेबिलिटी और ब्रॉड बेस्ड हेरिटेबिलिटी दो मेजर होते हैं। ऐसा ही स्टेरिलिटी कॉन्सेप्ट, जब कोई प्लांट उसका मेल हिस्सा स्टेराइल हो जाता है, खास करके परफेक्ट फ्लावर वाले प्लांट का, परफेक्ट फ्लावर यानी जिसे हम हर्माफ्रोडाइट कहते हैं, जिस फ्लावर के अंदर मेल आर्गन और फीमेल आर्गन दोनों होते हैं, उसके यदि मेल आर्गन काम करना बंद कर दिया है, स्टेराइल हो गया, वो फर्टिलिटी नहीं कर सकता, फर्टिलाइजेशन नहीं कर सकता, तो उसको स्टेराइल कहेंगे, मेल स्टेराइल। और ऐसे जिस परफेक्ट फ्लावर का, सेल्फ पॉलिनेटेड प्लांट के परफेक्ट फ्लावर का
यदि मेल पार्ट स्टेराइल हो गया है तो हाइब्रिडाइजेशन के दौरान या क्रॉस मैकिंग के दौरान या हाइब्रिड मैकिंग के दौरान आपको अलग से मेल पार्ट को इमास्कुलेट करने की, रिमूव करने की जरूरत नहीं पड़ती और आपको हाइब्रिड बनाना आसान हो जाता है। तो मेल स्टेरिलिटी कॉन्सेप्ट की बात समझेंगे और कैसे वो हाइब्रिड बनाने में बड़े मात्रा में उपयोग हो रहा है और हुआ है। ऐसा ही इनकम्पेटिबिलिटी कॉन्सेप्ट, कई सारे प्लांट में सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी भी होता है, यानी वो प्लांट परफेक्ट फ्लावर है, वो उसका मेल पार्ट उसी प्लांट के फीमेल पार्ट को फर्टिलाइज करने में इनकम्पेटिबल है जेनेटिक कारणों की वजह से, ऐसा जीन प्रेजेंस की वजह से। तो जो सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी है ना, वो करता क्या है, वो सेल्फ पॉलिनेशन होने नहीं देता और क्रॉस पॉलिनेशन को बढ़ावा देता है। वो क्रॉस पॉलिनेशन का एक मैकेनिज्म भी है। इसके भी कॉन्सेप्ट को समझेंगे और ये कैसे प्लांट ब्रीडिंग में नए वैरायटी डेवलप करने में मदद करता है उसको समझेंगे। इसी में साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, नॉर्मली मेंडल ने जो कहा था इनहेरिटेंस लॉ, वो था ऐसे जीन का इनहेरिटेंस जो जीन सेल के न्यूक्लियस के अंदर, क्रोमोसोम के अंदर था। लेकिन ये भी हम जानते हैं कि बहुत सारे जीन यानी डीएनए का सेगमेंट या टुकड़ा है वो अदर देन न्यूक्लियस सेल के दो या तीन और ऑर्गेनेल में पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया में उसके मैट्रिक्स के अंदर भी डीएनए होता है और क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी क्लोरोप्लास्टिक डीएनए होता है। ये डीएनए या जीन के जो जीन हैं, ये जिस कैरेक्टर को गवर्न करते हैं उसके ट्रांसफ़र की कहानी माँ बाप से बच्चों में या एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में डिफरेंस होता है, इसके भी कहानी को समझेंगे। यहाँ आपको बताना चाहूँगा कैरेक्टर के बारे में, खास करके ऐसा कैरेक्टर जो कि किसी भी व्यक्ति के या किसी प्लांट के सेक्स से डिटरमाइन होता है, मेल या फीमेल से, जेंडर से डिटरमाइन होता है। यदि कोई प्लांट मेल प्लांट है, कोई वैरायटी है या स्पीसीज है वो फीमेल ही है, तो वो कैसे डिसाइड करता है किसी कैरेक्टर को, वो कोई कैरेक्टर उनसे कैसे इन्फ्लुएंस्ड होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल है, हम इंसान के केस पे कहें तो देखिए मिल्क प्रोड्यूसिंग कैपेसिटी है वो केवल फीमेल में ही है और दाढ़ी मूंछ आना है वो मेल पे ही है। तो कुछ ऐसे कैरेक्टर जो एक पर्टिकुलर जेंडर में ही आते हैं, उन कैरेक्टर को ही सेक्स लिंक्ड, सेक्स इन्फ्लुएंस्ड और सेक्स लिमिटेड कैरेक्टर होते हैं। तीनों में थोड़ा थोड़ा अंतर होता है, मैं इन अंतर को समझाऊंगा जब आपको पढ़ाऊंगा। तो अब आता है दूसरा महत्वपूर्ण हिस्सा प्लांट ब्रीडिंग का, हिस्ट्री ऑफ प्लांट ब्रीडिंग। यहाँ से आप मोटे मोटे तौर पे जानते हैं कि अभी तक देश में ग्रीन रिवॉल्यूशन आया तो जो सोनालिका, कल्याण सोना ये वैरायटी बने या IR8, IR36 बने, ये किस टेक्निक के थ्रू बने और कैसे हाइब्रिड बनना स्टार्ट हुआ, कैसे हाई एल्डिंग वैरायटी बनना स्टार्ट हुआ था, एक समरी की साइंटिस्ट का क्या कंट्रीब्यूशन है आज के तारीख में इंटरनेशनली और इंडियन केस में, दोनों पहलू को समझेंगे। फिर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, कैसे प्लांट में रिप्रोडक्शन के दो एस्पेक्ट हैं, सेक्सुअल और एसेक्सुअल तरीक़ा से। सेक्सुअल तरीके से बीज बनता है, उससे नए पौधे बनते हैं, और एसेक्सुअल तरीक़ा से चाहे रनर है, सकर है, राइजोम है या कटिंग है या नेचुरल और भी कई तरीके हैं जिससे प्लांट रिप्रोड्यूस होते हैं, उस एस्पेक्ट को समझेंगे। मोड ऑफ पॉलिनेशन को भी समझेंगे और मोड ऑफ पॉलिनेशन में 3 तरह के पॉलिनेशन होते हैं। पॉलन ग्रेन का ट्रांसफ़र मेल ऑर्गन से फीमेल ऑर्गन पे ये पॉलिनेशन है। तो सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन, ऑफन क्रॉस पॉलिनेशन होते हैं। यहाँ पे हाइब्रिड मैकिंग प्रोसेस भी समझेंगे। सेल्फिंग क्या है, क्रॉस टेक्निक क्या है, कैसे हाइब्रिड बनाते हैं, क्रॉसिंग कैसे करते हैं, वो वाली बात। और फिर आता है प्लांट का ओरिजिन प्लेसेस।
टोटल 12 सेंटर ऑफ ओरिजिन डिसाइड किया गया है। प्लांट का इवोल्यूशन थ्योरी, लॉ ऑफ होमोजीनस डोमेस्टिकेशन, कैसे वाइल्ड प्लांट को कमर्शियल कल्टीवेशन में लाया गया, ये सब प्लांट ब्रीडिंग के इनिशियल फेज की कहानी है, तो इसको भी समझेंगे। सेंटर ऑफ ओरिजिन, लॉ ऑफ होमोलॉगस सीरीज, लॉ ऑफ होमोलॉगस सीरीज सेंटर ऑफ ओरिजिन की बात करता है, इसके उद्देश्य को समझाऊंगा मैं। क्रॉप जेनेटिक रिसोर्सेस यानी कि जर्मोप्लाज्म, कैसे हम राइस के हर जितने भी पॉसिबल जीन हो सकते हैं, वैरायटी हो सकते हैं, उनको कंजर्व करके रखे हैं। भारत में देखा जाए तो न्यू दिल्ली में स्थापित संस्था नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्स है, उसको मेन जिम्मेदारी मिली है कि जो भी प्लांट स्पीसीज हैं राइस का, वीट का, इनके जर्म प्लाज्म को, जेनेटिक रिसोर्स को कंजर्व करें और इसे ज़रूरत के आधार पर यूटिलाइज करें। क्या पता कौन सा वैरायटी, कौन सा जीन, कौन सा करेक्टर कब काम का आ जाए, यूटिलिटी का आ जाए, इस आधार पे हम उन्हें कंजर्व करके रखते हैं। और जैसे आप देखिए, आज हम बायोफोर्टिफिकेशन कर रहे हैं, यानी ऐसे प्लांट खोज रहे हैं राइस का, ऐसा वैरायटी जिसमें उत्पादन भले ही कम है लेकिन माइक्रो न्यूट्रिएंट जैसे जिंक है, आयरन है, उसकी मात्रा जो ज़्यादा हो। तो हम जो वो NBPGR में जो वैरायटी रखे गए थे, उन सारे वैरायटी को आज के टाइम में स्क्रीन आउट कर रहे हैं, देख रहे हैं कि किस वैरायटी में ये फीचर हो सकता है। तो क्रॉप जेनेटिक रिसोर्स के भी कॉन्सेप्ट को समझेंगे। प्लांट ब्रीडिंग में एक और हिस्सा कि बहुत सारे प्रिंसिपल है प्लांट ब्रीडिंग के, उनका उपयोग कैसे करते हैं, अलग अलग कॉन्सेप्ट है। क्रॉप प्लांट का इम्प्रूवमेंट की मेथड्स, कहानियाँ, हाइब्रिडाइजेशन या अलग अलग टेक्निक, यहाँ पे आप देखेंगे मास सिलेक्शन, प्योर लाइन सिलेक्शन, पेडिग्री सिलेक्शन, बल्क क्रॉस, ये बैक क्रॉस, टेस्ट क्रॉस, ऐसे मॉलिक्यूलर मार्कर की कहानी। आज सबसे ज़्यादा बायोटेक का एस्पेक्ट मॉलिक्यूलर मार्कर का उपयोग करके डिजायरेबल ट्रेट वाला वैरायटी डेवलप किया जा रहा है प्लांट ब्रीडिंग में। प्योर लाइन सिलेक्शन, पेडिग्री सिलेक्शन, मास सिलेक्शन, रिकरेंट सिलेक्शन के एस्पेक्ट, इनके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, मेथडोलॉजी को भी समझेंगे। कंबाइनिंग एबिलिटी प्लांट स्पीसीज की एक अलग स्पेशल ट्रेट है। जब वो किसी से क्रॉस करते हैं ना, वो कितना बढ़िया से कंबाइन हो पा रहा है, अपनी फीचर को जोड़ पा रहा है, ये यहाँ पे आता है। और इसके भी पहलू को हम लोग समझेंगे, कैसे इसका प्लांट ब्रीडिंग में स्पेसिफिक ढंग से उपयोग किया गया है। यहाँ आपको बता दूँ हेट्रोसिस एंड इट्स एक्सप्लॉयटेशन। हेट्रोसिस है हाइब्रिडाइजेशन में, जो हाइब्रिड होता है वो जिन प्लांट को लेके हाइब्रिड बनाया गया था, पेरेंट प्लांट, उनसे वो हाइब्रिड बेटर है, इसी फीचर को हेट्रोसिस कहते हैं। और ये स्टैंडर्ड पैमाना है कि जब भी आप हाइब्रिड बनाते हैं तो हेट्रोसिस को ध्यान में रख करके ही आप बनाइए, तभी आपको आउटकम आएगा। तो इसका यूज मेज में और सोरगम में खूब हुआ है। सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन, जिनमें न्यूक्लियस में आपस में क्रॉस होकर के हाइब्रिड नहीं बन पाता, उनके सोमैटिक हिस्सों को हाइब्रिड कराया जाता है, सोमैटिक पार्ट को हाइब्रिडाइज किया जाता है। जैसे हाइब्रिड मैकिंग, साइटोप्लाज्म को लेकर के क्रॉस कराया जाना सेल लेवल में। ऐसा ही आज के समय में डिजीज और पेस्ट रेजिस्टेंट वैरायटी डेवलप किया जा रहा है, और ये संभव है डिजीज और पेस्ट रेजिस्टेंस ब्रीडिंग में काम करते हुए। इसके एस्पेक्ट को समझेंगे। रोल ऑफ इंटर स्पेसिफिक इंटरजेनेरिक हाइब्रिडाइजेशन, कैसे दो अलग अलग स्पीसीज के बीच पे क्रॉस करके आज का हमारा गेहूं ब्रेडवेट ट्रिटिकम एफ्टिवम बनाया गया, आज का हमारा कॉटन गॉसिपियम हिरसुटम जिसे अमेरिकन कॉटन कहते हैं वो बनाया गया।
ऐसा ही दो डिफरेंट जेनेरा इंटरजेनेरिक हाइब्रिडाइजेशन करके, दो डिफरेंट जेनेरा में क्रॉस करके, जैसे रैफिनो ब्रेसिका बनाया गया, रैफिनस यानी मूली, और दूसरा है रैफिनो ब्रेसिका, ब्रेसिका यानी कि गोभी, कैबेज। तो मूली रेडिश में और गोभी यानी कैबेज में क्रॉस करके रैफिनो ब्रेसिका बनाया गया। ऐसा ही पोटैटो और टोमेटो को लेके ट्रिटिकेल देख लीजिए, ट्रिटिकम एफ्टिबम और सिकेल सीरियल यानी ब्रेड विट और राइस को क्रॉस करके, बिल्कुल दो अलग जेनेरा के प्लांट को क्रॉस करके भी नया प्लांट स्पीसीज या वैरायटी बनाने की कोशिश की गई। उसके एस्पेक्ट भी समझ में आएगा आपको। रोल ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, कैसे डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी यानी कि जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग करके बीटी कॉटन बनाया गया, जिसकी वजह से भारत में काफ़ी बड़े पैमाने पे कॉटन कल्टीवेशन हो रहा है। और बीटी कॉटन का एक बड़ा रोल है देश में कॉटन फाइबर की सप्लाई को कंटिन्यू रखने में। दूसरा देश है जैसे अमेरिका है, वहाँ अन्य बीटी क्रॉप भी चलते हैं, जीएम क्रॉप सबसे ज़्यादा है जीएम क्रॉप सोयाबीन का। और अमेरिका कई तरह के जीएम क्रॉप का उपयोग करता है जो जेनेटिक इंजीनियरिंग से डेवलप होते हैं और प्रॉस्पेरिटी पा रहा है। फिर भारत में एक जेनेटिक इंजीनियरिंग क्रॉप है जो अप्रूव हुआ है कमर्शियल कल्टीवेशन के लिए। अभी अंडर ट्रायल में जो धारा मस्टर्ड हाइब्रिड हैं वो अप्रूव हो गए हैं रिसर्च के लिए, लेकिन कमर्शियल कल्टीवेशन के लिए अभी भी पेंच उस पर भी पड़ा हुआ है। रोल ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग और बायोटेक्नोलॉजी जैसे प्लांट टिश्यू कल्चर है, उसका भी कैसे हम क्रॉप इम्प्रूवमेंट में उपयोग करते हैं टिश्यू कल्चर का या अन्य टेक्निक का, वो समझेंगे। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप प्लांट, बीटी कॉटन का बारे में। तीसरा बड़ा यूनिट आता है सीड साइंस का, बीज विज्ञान का। यहाँ पे सीड प्रोडक्शन और प्रोसेसिंग टेक्निक के बारे में आप समझेंगे कि हम कैसे सीड को प्रोडक्शन करते हैं, कैसे आप मिनिमम आइसोलेशन डिस्टेंस और रोगिंग को ध्यान देते हैं। बीज को ग्रेन की मदर कहते हैं क्योंकि ग्रेन जो प्रोडक्शन होता है वो बढ़िया बीज से होता है। तो ग्रेन प्रोडक्शन आसान है लेकिन सीड प्रोडक्शन मच केयर डिमांड करता है। फिर बीज प्रोड्यूस कर लेंगे तो प्रॉपर प्रोसेसिंग करते हैं, उनमें मॉइस्चर को निकाल के प्रॉपर लेवल में ड्राई करते हैं, न कम न ज़्यादा, हस्य को प्रॉपरली रिमूव करते हैं। ये सारे प्रोसेसिंग के आस्पेक्ट, उन्हें सीड ट्रीटमेंट करते हैं, वो भी प्रोसेसिंग का हिस्सा हुआ। और फिर जब प्रॉपर टेस्टिंग के पूरे आस्पेक्ट से गुजरना पड़ेगा। सीड टेस्टिंग के बारे में कहा गया है कानून में, सीड एक्ट 1956 है, वो सीधे सीड टेस्टिंग का प्रोविज़न रखा है कि किसानों के बीच केवल सर्टिफाइड सीड ही डिस्ट्रीब्यूट होगा और सीड को सर्टिफाइड करने का कंप्लीट मैकेनिज्म भी प्रोवाइड किया गया है कानून में। और सीड सर्टिफाई होगा जब एक प्रॉपर तरीका से सीड टेस्टिंग होगा, उसके प्रोसीजर समझेंगे और फिर स्टोरेज के एस्पेक्ट को भी समझेंगे। यहाँ पे सीड के अलग अलग इम्प्रूव्ड क्लास होते हैं वो भी जानेंगे। और फिर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एक ऐसा टेक्निक है जिसकी मदद से हम कोई नया वैरायटी किसी साइंटिस्ट ने प्रोड्यूस किया है और उसे वैरायटी को रजिस्ट्रेशन करवाने चाहते हैं, वहाँ पे काम आता है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग ना केवल जब क्राइम में जो क्रिमिनल है उसको पकड़ने में काम आता है और ज़मीन या फिर बायोलॉजिकल फादर की आइडेंटिफिकेशन में काम आता है, बल्कि जो अलग अलग यदि बहुत सारे सीड हैं और इन सीड को क्या एक ही प्लांट के हैं, एक ही वैरायटी के हैं, इसको चेक कर रहे हैं, जिसे हम जेनेटिक प्योरिटी टेस्ट कहते हैं। तो जेनेटिक प्योरिटी टेस्ट कर रहे हैं ना बीज का, तब पर भी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग काम आता है। और कुछ जो वैरायटी है उसको आप रजिस्टर्ड कर रहे हैं, वैरायटी रिलीज कमेटी के सामने कोई साइंटिस्ट ने बनाया है, तो पर भी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग काम आता है, उसके भी एस्पेक्ट को समझेंगे।
रोल ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। आपको जान के हैरानी होगा, भारत में गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों ही बीज उत्पादन में लगे हैं, वो भी स्टैंडर्ड सर्टिफाइड सीड के प्रोडक्शन में। लेकिन ये चीज़ देखेंगे कि सरकार जो हाई वॉल्यूम वाले सीड हैं, जैसे राइस का, व्हीट का सीड, इनका उत्पादन कर रहे हैं। सरकारी संस्थान जैसे नेशनल सीड कॉरपोरेशन न्यू दिल्ली या स्टेट के स्टेट फार्म कॉरपोरेशन है, वो केवल और केवल राइस और व्हीट के सीड प्रोड्यूस कर रहे हैं। जबकि जो प्राइवेट कंपनियां हैं ना, वो फोकस करते हैं किसके ऊपर में? वेजिटेबल का बीज है, जो पैसा के इर्द गिर्द घूमता है, जिससे कमाया जा सके, तो वेजिटेबल का सीड है। और यदि राइस और व्हीट का भी है तो वो भी हाइब्रिड, उसके ऊपर में उनका फोकस है। यहां आपको बता दूं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट इशू, कॉपीराइट एक शब्द है जो वीडियो पे, म्यूजिक पे, नोट्स को कॉपी करने पे लगता है, आप जानते हैं, वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है। बिल्कुल इसी की तरह से डिजाइन, पेटेंट, ये सब भी कॉपीराइट है। लेकिन एग्रीकल्चर में सबसे ज़्यादा दो या तीन जीआई टैग, जो आईपीआर टैग है, वो ज़्यादा चलते हैं। सबसे ज़्यादा चलता है जो साइंटिस्ट या किसान हैं, वो वैरायटी डेवलप करते हैं, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट में है प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैरायटी एंड अ फार्मर्स राइट एक्ट भी बना। उसके तहत में प्लांट वैरायटी को और फार्मर्स के राइट को और प्लांट ब्रीडर के राइट को प्रोटेक्ट किया जाता है। और दूसरा है जीआई टैग। यदि कोई वैरायटी या कोई पॉपुलर क्रॉप प्लांट किसी जगह जगह को स्पेशल है, जैसे नागपुरी संतरा या दार्जिलिंग टे, तो वहाँ को जीआई टैग दे करके उनके राइट को प्रोटेक्ट किया जाता है। और एक तीसरा है सुई जेनेरिस, जो गांव की देसी नुस्खे होते हैं, देसी तरीके होते हैं एग्रीकल्चर में, उन ट्रेडिशनल नॉलेज को, जिसे आईटीके कहते हैं, इंडिजिनस ट्रेडिशनल नॉलेज, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए सुई जेनेरिस का आईपीआर कॉन्सेप्ट काम करता है। उसके मुद्दे को समझेंगे। आप जानते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है आईपीआर, ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने इसको सामने लाया। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन वो संस्था है जो इंटरनेशनल लेवल में एक देश से दूसरे देश में जो ट्रेड है, व्यापार है, उसको प्रमोट करने के लिए काम करती है। और उनका मानना था कि जब हम सारे देश एक दूसरे देश को चीज़ बेच रहे हैं तो राइट को भी ध्यान में रखें। और उन्होंने कहा कि हर देश को राइट को ध्यान में रखना चाहिए, खास करके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को। कॉपीराइट, पेटेंट, डिज़ाइन, जीआई टैग और बहुत सारे मुद्दे उठे हैं। बासमती राइस जो हमारे यहाँ का मेन है, उसको कई देश ने उगाना चालू कर दिया था, वहाँ की कंपनी ने, और वो अपना कहने लग गए थे। तो इसके मुद्दे। अब आता है चौथा बड़ा यूनिट, बायोकेमिस्ट्री एंड प्लांट फिजियोलॉजी। ये लेंदी एरिया है, लेकिन यहाँ से भर के क्वेश्चन आते हैं और इजी है। जैसे प्लांट फिजियोलॉजी के बेसिक एस्पेक्ट, जैसे प्लांट न्यूट्रिशन है, मिनरल न्यूट्रिशन, मेजर न्यूट्रिएंट कौन से हैं प्लांट के, मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट, क्राइटेरिया क्या है एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट होने का, डिफिशियंसी सिम्टम अलग अलग प्लांट न्यूट्रिएंट के कमी होने से, या उनके फंक्शन क्या है मैक्रो और माइक्रो प्लांट न्यूट्रिएंट के, कैसे वो एब्जॉर्ब होते हैं, कैसे जो न्यूट्रिएंट हैं वो प्लांट के अंदर चढ़ते हैं, उसके साइंस की बात आती है। यदि न्यूट्रिएंट यहाँ पे हैं तो ये कैसे चढ़ते हैं, इसका साइंस। ट्रांसलोकेशन, यहाँ पे फोटोसिंथेसिस से कार्बोहाइड्रेट बना तो वो कैसे रूट में जाता है यूज होने के लिए, कैसे फ्रूट में जाके इकट्ठा होता है, यह है ट्रांसलोकेशन कार्बोहाइड्रेट का। ऐसा ही और भी हार्मोन्स कहीं पे बना, वो दूसरे हिस्से में कैसे ट्रांसलोकेट करता है, कौन सा हार्मोन्स, कौन सा चीज़ प्लांट के कहाँ पे बन रहा है, मेटाबोलाइज कहाँ पे हो रहा है, टूट कहाँ पे रहा है, उसके उद्देश्य की बात करते हैं, उसको समझेंगे। इसी में आप सोइल प्लांट वाटर रिलेशनशिप को समझेंगे, कैसे ये जो प्लांट है, ये ज़मीन के अंदर में जो पानी है और ये जो एटमॉस्फेयर है, आपस में कनेक्शन है। एक पोटेंशियल क्रिएट होता है, प्रेशर क्रिएट होता है, जिसे हम कहते हैं सोइल वाटर पोटेंशियल या प्लांट पोटेंशियल।
इस पोटेंशियल में डिफरेंस की वजह से यहाँ जमीन का पानी इसके जड़ के अंदर घुसता है और फिर इसके प्लांट के अंदर ऐसे जाता है। तो इस रिलेशनशिप को समझेंगे, ये रिलेशनशिप आपको मदद करेगा ये जानने में कि कैसे आप पता लगाओगे कि एक प्लांट जो चुपचाप खड़ा है उसके अंदर पानी चढ़ रहा है नहीं चढ़ रहा है। ये आपको समझ में आएगा वाटर पोटेंशियल के कॉन्सेप्ट को समझने में। इसी में आपको एक चीज़ और देखने को मिलेगा, एंजाइम। एंजाइम एक तरह के स्पेशल प्रोटीन होते हैं, वो हमारे शरीर में या प्लांट के शरीर में होने पे पर्टिकुलर रिएक्शन को तेजी कर देते हैं। फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया हो या रेस्पिरेशन की प्रक्रिया हो, उसमें जो भी रिएक्शन होते हैं ना उसको अलग अलग एंजाइम तेजी से बढ़ा देते हैं। टोटल 7-8 टाइप के एंजाइम होते हैं और उसके फंक्शन को समझेंगे। ऐसा ही प्लांट के अंदर में क्लोरोफिल जैसे पिगमेंट पाए जाते हैं जिनकी वजह से फोटोसिंथेसिस हो पाता है। और साथ ही साथ में और सारे पिगमेंट है, एंथोसायनिन है, जो कि प्लांट की कई चीज़ों को कलर देते हैं या अन्य चीज़ों में अपनी फंक्शन करते हैं। फोटोसिंथेसिस के मॉडर्न कॉन्सेप्ट समझेंगे, कैसे फोटोसिंथेसिस होता है प्लांट के अंदर में। डार्क रिएक्शन और लाइट रिएक्शन होता है। लाइट रिएक्शन के और अंदर के बारीकियों को समझेंगे, कैसे हिल रिएक्शन होता है और उस दौरान पे जो देखेंगे आप फोटो ऑक्सीडेशन होता है। साइक्लिक फोटो ऑक्सीडेशन और नॉन साइक्लिक होता है, उसके बारे में समझेंगे। फिर आता है फैक्टर्स अफेक्टिंग द प्रोसेस, कि फोटोसिंथेसिस को वाटर, मिनरल, बाहर की क्लाइमेट कंडीशन, प्लांट की खुद की अपनी कंडीशन, पत्तियों का ओरिएंटेशन, प्लांट के लीफ का साइज, पत्तियों में क्लोरोफिल होना, टेम्परेचर, ये सारे फैक्टर डिसाइड करते हैं। उसके बाद हम समझेंगे रेस्पिरेशन के दो मुद्दे, एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन। कैसे एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन के आप मुद्दे को समझ सकते हैं और जान सकते हैं कि प्लांट के अंदर भी जब भी एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है ना तो उसके जो कार्बोहाइड्रेट बने हैं वो टूट करके एनर्जी देते हैं। उसके प्रोसेस को समझेंगे, क्रेब्स साइकिल की कॉन्सेप्ट को समझेंगे। यहाँ पे एक और चीज़ को गंभीरता से समझेंगे, फोटोसिंथेसिस का डार्क रिएक्शन है वो दो अलग अलग ढंग से होता है, C3 साइकिल से, C4 साइकिल से, और कुछ प्लांट में क्रेसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म प्रोसेस है। ये तीनों के प्रक्रिया को समझेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे C3 प्लांट है वो ज़्यादा पानी लेते हैं और कम फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं। कैम प्लांट जो होते हैं वो क्या करते हैं, ज़्यादा पानी नहीं लेंगे और ज़्यादा फोटोसिंथेसिस कर जाएंगे। कैम प्लांट मोस्ट ऑफ वाटर यूज इफिशिएंट होते हैं, बिल्कुल कम पानी में भी बेटर फोटोसिंथेसिस करके अपनी गुजारा करते हैं। ऐसा ही प्लांट के अंदर कार्बोहाइड्रेट कैसे बनता है, प्रोटीन कैसे बनता है, फैट कैसे बनता है और इनका टूट करके यूज कैसे होता है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट सब के सब टूट करके यूज में आते हैं रेस्पिरेशन की वजह से, वो बात भी समझेंगे। प्लांट छोटा होता है बीज के रूप में, तो पहले छोटा प्लांट बनता है, फिर प्रॉपरली इसमें सेल डिवीजन होता है और ये ग्रोथ करता है। एक टाइम बीइंग के बाद में इसमें फ्लावर आते हैं, फूल आते हैं, फिर उसके बाद में फल आते हैं जिससे हम डेवलपमेंट कहते हैं। इसके मुद्दे को समझेंगे। फोटो रेस्पिरेशन और फोटो पीरियोडिज्म, जो प्लांट की फ्लावरिंग है ये सन की लाइट के कितने घंटे के लिए अवेलेबल है उसके अनुसार रिस्पॉन्ड करते हैं और इस आधार पे हम क्रॉप प्लांट को भी शॉर्ट डे प्लांट, लॉन्ग डे प्लांट और डे न्यूट्रल प्लांट क्लासिफाई करते हैं। ऐसे ही प्लांट जो टेम्परेचर है, खास करके कोल्ड टेम्परेचर, उससे रिस्पॉन्ड होते हैं। कई सारे प्लांट जैसे गेहूं है या एप्पल है वो कोल्डर टेम्परेचर मिलने पे ही फ्लावरिंग करते हैं। इस तरह से जब कोई प्लांट कोल्डर टेम्परेचर के पर्टिकुलर आवर मिलने पर ही
रिस्पॉन्ड करते हैं या फ्लावरिंग करते हैं, उसे वर्नलाइजेशन कहते हैं हॉर्टिकल्चर में। कई बार जो हॉर्टिकल्चरल प्लांट है उसे वर्नलाइज करना पड़ता है, तभी वो फ्लावर करते हैं। इसे आप सिंपल शब्दों में कह सकते हैं उनकी ज़रूरत। यहाँ आपको एक बात और बता दूँ, प्लांट ग्रोथ सब्सटेंस या हार्मोन्स और उनके रोल। कैसे प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स हैं, वो प्लांट के अंदर ग्रोथ में, चाहे रूट के ग्रोथ है, शूट का ग्रोथ है, शूट के लॉन्गेशन में ऑक्जिन, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन, एब्सिसिक एसिड और इथिलीन, ये 5 मेन प्लांट ग्रोथ सब्सटेंस है। इनका खूब उपयोग होने लगा आज के टाइम पे प्लांट को बेटर ग्रोथ करवाने में। यहाँ आप बीज के जो डेवलपमेंट है कि कैसे सीड जर्मिनेट करता है उसके प्रोसेस को समझेंगे, उसके इंटरनल फिजियोलॉजी को समझेंगे, और साथ ही साथ फ्लावर के अंदर में बीज बनता है तो कैसे बनता है, कौन कौन से प्रक्रिया से गुजरता है, जो कि प्लांट ब्रीडिंग का हिस्सा है, उसके भी मुद्दे को आप समझेंगे। कैसे जब बीज को जर्मिनेशन के लिए डालते हैं तो लॉन्ग टाइम तक डॉर्मेंट पड़ा रहता है। डॉर्मेंसी का मतलब होता है बीज सारे फेवरेबल कंडीशन होने के बावजूद भी वो जर्मिनेट नहीं करते, उसे डॉर्मेंसी कहते हैं। ये डॉर्मेंसी ज़रूरत भी है और बैड चीज़ भी है। इसे ज़रूरत पड़ने पे तोड़ना भी पड़ता है और नेचुरली विश करते हैं कि प्लांट के बीज में डॉर्मेंसी हो। स्ट्रेस फिजियोलॉजी, कई सारे प्लांट में स्ट्रेस आ जाते हैं एबायोटिक फैक्टर की वजह से, जैसे पानी की कमी से ड्रॉट आ जाता है, साल्ट की एक्सेस से साल्ट स्ट्रेस आ जाता है, पानी की एक्सेस से वाटर लॉगिंग स्ट्रेस आ जाता है। ऐसा ही बायोटिक स्ट्रेस भी आता है इंसेक्ट की अटैक से, डिजीज की अटैक से या वीड की अटैक से। तो इसको कैसे टैकल करें? आज के समय में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एबायोटिक स्ट्रेस मैनेजमेंट है मालेगांव, वो ड्रॉट रेजिस्टेंस वैरायटी बना रहे हैं ताकि सूखे एरिया में ड्रॉट स्ट्रेस को झेल सका जाए। हीट टॉलरेंट वैरायटी बनाया जा रहा है गेहूं का। ऐसे ही आप ड्रॉट टॉलरेंट वैरायटी आप देखेंगे राइस का बहुत सारे बनाए जा रहे हैं। बायोटिक स्ट्रेस मैनेजमेंट का जो इंस्टीट्यूट है वो है रायपुर में, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटिक स्ट्रेस मैनेजमेंट। तो वो इंसेक्ट और पेस्ट के रेजिस्टेंट वैरायटी डेवलप करने में लगे हुए हैं। अब 5वां मेजर यूनिट है हॉर्टिकल्चर का। हॉर्टिकल्चर का पहला यूनिट है मेजर फ्रूट एंड प्लांटेशन क्रॉप एंड देयर पैकेज ऑफ प्रैक्टिस। कायदे से ये वो एरिया है जिसमें मैंगो का पैकेज ऑफ प्रैक्टिस, पपाया का पैकेज ऑफ प्रैक्टिस। तो यदि आप सबका पैकेज ऑफ प्रैक्टिस पढ़ोगे ना तो डेड एंड हो जाएगा, क्योंकि ना इतने सारे फ्रूट क्रॉप है, वेजिटेबल क्रॉप है, किसका करोगे, और आता भी नहीं है। इस एरिया में या तो छोड़ दो या तो स्ट्रेटजी के साथ पढ़ो, यही काम आएगा। और स्ट्रेटजी आपको आने वाले लेक्चर में दूंगा, लेकिन जनरली इसको छोड़ना सही रहता है इस एरिया को। केवल यदि इमरजेंसी केस के लिए पढ़ना है जो क्वेश्चन नंबर 5 में आता है तो अब वहाँ पे इसकी ज़रूरत पड़ती है। वेजिटेबल और स्पाइसेस में भी सेम कहानी है। आप जानते हैं यदि आप पढ़ना ही चाहते हैं तो इसको पढ़िए, क्योंकि एनालिसिस कहता है कि इस एरिया के ही क्वेश्चन आने लगे हैं। फ्लावर क्रॉप के मैरीगोल्ड का पैकेज ऑफ प्रैक्टिस, या बहुत सारे क्रॉप हैं फ्लावर क्रॉप, उनका पीओपी, क्राइसैंथेमम का पैकेज ऑफ प्रैक्टिस। लेकिन वैसे फिर भी आप लिखोगे ना तो आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा आंसर आने का, इसलिए जनरली छोड़ते हैं। मेजर हॉर्टिकल्चरल क्रॉप का पीओपी, तो ये छोड़ना ही सही रहता है, पढ़ना है तो पढ़िए। अब आता है बाकी के स्कोरिंग टॉपिक, इनको छोड़ते हैं। तो अभी इधर पे प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन का एक ऐसे पढ़िए, हाईटेक हॉर्टिकल्चर का एक ऐसे पढ़िए, आपका काम बन जाता है। प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन में ग्रीन हाउस टेक्निक जो कि काफ़ी पॉपुलर है। हाईटेक हॉर्टिकल्चर में एक्वाकल्चर या हाइड्रोपोनिक कॉन्सेप्ट, एक्वापोनिक कॉन्सेप्ट, वर्टिकल फार्मिंग के उद्देश्य ऑब्जेक्ट आ रहे हैं। अर्बन कल्चर, अर्बन हॉर्टिकल्चर,
पेरी अर्बन हार्टिकल्चर जिसे कहते हैं, रिवर बेड कल्टिवेशन में स्टैंडर्डाइजेशन, ये सारे मुद्दे आते हैं। पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी, पिकल मेकिंग, या फिर आप कह सकते हैं पिकल मेकिंग है, जाम जेली मेकिंग है, अलग अलग फ्रूट और वेजिटेबल के जो प्रोडक्ट तैयार किए जाते हैं उसके मुद्दे को समझना। लैंडस्केपिंग एंड कमर्शियल फ्लोरिकल्चर, ये भी एक बड़ा हिस्सा है लैंडस्केपिंग का और कमर्शियल फ्लोरिकल्चर का, तो इसके भी बारे में हम लोग समझेंगे। अलग अलग गार्डन फ्लावर कल्टीवेशन के बारे में। मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट का भी कल्टीवेशन पैकेज ऑफ प्रैक्टिस पूछा गया है, इनके सिग्निफिकेंस भी पूछा गया था, तो इसके भी गो थ्रू करते हैं। और फ्रूट एंड वेजिटेबल का इंसान के न्यूट्रिशन में क्या रोल है, ये कॉमनली कई बार आया हुआ है। इस एरिया को पढ़ना हॉर्टिकल्चर का मेजर स्ट्रेटजी रहता है। क्रॉप प्रोटेक्शन में शुरू के कुछ यूनिट हैं, टाइटल हैं, वो बेकार हैं, आपको ज़्यादा पकड़ नहीं बनाएंगे। जैसे सारे क्रॉप के मेजर पेस्ट और डिजीज को डायग्नोज करना, पहचानना और उसके महत्व को बताना कि कितना नुकसान करते हैं, और कंट्रोल की बात करना। तो सोचिए कि पूरा बुक लिखा जाएगा, लिखोगे तो। डायग्नोसिस ऑफ पेस्ट एंड डिजीज ऑफ वेजिटेबल एंड देयर इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, बिल्कुल ये भी, यहाँ वेजिटेबल का, यहाँ फील्ड क्रॉप का, ये दोनों एरिया में समय की बर्बादी ज़्यादा होती है। स्ट्रेटजिकली कुछ कर सकते हैं तो करिए, अदरवाइज इसमें समय नुकसान है। प्लांटेशन क्रॉप का भी सेम कहानी, ऑर्चर्ड एंड फ्रूट प्लांट एंड प्लांटेशन क्रॉप का, तो यहाँ पे केवल स्ट्रेटजी काम आएगा, बाकी कुछ काम नहीं आएगा। यहाँ आपको जानिए पेस्ट और डिजीज का क्लासिफिकेशन, ये है स्कोर, इसको आप पढ़ सकते हैं बना करके, और इसको मेजर डील कर सकते हैं। आता इसमें से भी कम है, लेकिन अब आता है ये है सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इस एरिया से। इंटीग्रेटेड अप्रोच पेस्ट और डिजीज को मैनेज करने का, कल्चरल मेथड, एग्रोनॉमिक मेथड, फिजिकल मेथड, मैकेनिकल मेथड, बायोलॉजिकल मेथड, इनका उपयोग एक साथ करें और इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट या इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट के उद्देश्य। स्टोरेज पेस्ट कौन कौन से हैं और उसे कैसे मैनेज करें, इसका एक आर्टिकल यदि ध्यान में रखते हैं तो आपका काम बन जाता है। बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ पेस्ट एंड डिजीज है, इसके कई सारे एस्पेक्ट, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से आता है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर सबसे ज़्यादा इसी को प्रमोट कर रही है किसानों के बीच में, क्योंकि सेफर तरीका है, बायोलॉजिकल तरीका है और फूड सेफ्टी के हिसाब से बेटर है ये। ऐसा ही एपिडेमियोलॉजी के कॉन्सेप्ट और पेस्ट और डिजीज़ को फोरकास्ट करना नया एरिया है, इसको भी पढ़ के स्कोर किया जा सकता है। तो ये जो एरिया है ना, इनको आप क्रॉप प्रोटेक्शन के एरिया में मजबूत बनाइए। प्लांट क्वारंटाइन मेजर से हर साल क्वेश्चन आते ही हैं और ये इजी है। क्वारंटाइन मतलब आइसोलेट करके रखना, क्वारंटाइन का सिस्टम और क्वारंटाइन के एस्पेक्ट, कौन से क्वारंटाइन के एस्पेक्ट के डिजीज और पेस्ट है उसे कैसे ठीक करें, पेस्टिसाइड और उसके फार्मूलेशन, कौन कौन से मोड हैं पेस्टिसाइड को अप्लाई करने के, उसके पहलू। अब लास्ट यूनिट है फूड मैनेजमेंट का। फूड मैनेजमेंट जैसे मैंने कहा कि मोस्ट कन्फ्यूजियस एरिया है, टॉपिक या कंटेंट मिलते नहीं हैं तो खुद की तैयारी करने से कन्फ्यूजन में ही रहते हैं सारे स्टूडेंट कि कहाँ से मिलेगा, क्या पड़ेगा, इंटरनेट भी नहीं देता, गूगल देवता भी नहीं देते। फूड मैनेजमेंट, फूड प्रोडक्शन एंड कंजप्शन ट्रेंड इन इंडिया, भारत में इतने 70 सालों में प्रोडक्शन का क्या ट्रेंड रहा है, मिल्क का, फूड ग्रेन का या फिर और पल्सेस का, और कंजप्शन का क्या ट्रेंड रहा है, बढ़ा है, लोग और खा रहे हैं या कम खा रहे हैं, या जो पहले खाते थे वो अब खाना बंद कर दिए, तो ऐसे चेंज के बारे में बात करना। फूड सिक्योरिटी का एक कॉन्सेप्ट सबसे ज़्यादा इसी के आर्टिकल से आते हैं। पॉपुलेशन बढ़ रही है तो क्या उस हिसाब से फूड सिक्योरिटी बढ़ा क्या, विजन 2020 है, अब इसे विजन 2050 कर लीजिए। यदि 2050 को ध्यान में रख करके अब विजन क्या है ये समझ लीजिए। रीजन फॉर ग्रेन सरप्लस, कि आज हमारा ग्रेन सरप्लस हो रहा है, हमारे पास में ग्रेन बच रहा है और हम मार्केट में बेच रहे हैं एमएसपी में, तो क्यों बेच पा रहे हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजिकली हम डेवलप किए हैं, ज़्यादा उत्पादन पा रहे हैं। हमने अनाज खाना भी बहुत सारे लोगों ने बंद कर दिया,
वो दूध दही पी रहे हैं, फ्रूट खा रहे हैं, पंजाब हरियाणा जगह के लोग, इसलिए भी सरप्लस हो रहे हैं। नेशनल एंड इंटरनेशनल फूड पॉलिसी, मतलब नेशनल लेवल में और इंटरनेशनल लेवल में फूड पॉलिसीज क्या हैं, सब्सिडी के पॉलिसी क्या हैं, प्रोक्योरमेंट, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड अ कॉन्स्टेंट इन द फूड। तो ये प्रोडक्शन कर रहे हैं तो क्या बाधाएं हैं, खरीद रहे हैं तो क्या बाधा पड़ती है, और डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो क्या कॉन्स्टेंट हैं फूड में। यहाँ आप जानेंगे फूड ग्रेन की अवेलेबिलिटी, पर कैपिटा एक्सपेंडिचर कितना हो रहा है फूड पे, उसके उद्देश्य, पुअर्टी का ट्रेंड क्या है, और फिर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम भारत में कैसे मजबूत है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली जिसे कहते हैं, राशन शॉप, फेयर प्राइस शॉप, उसके पर्पज़ को समझेंगे और उसके एस्पेक्ट। इस पे सबसे ज़्यादा भी चल रहा है टीपीडीएस, ठीक है। बिलो पुअर्टी लाइन बीपीएल एक स्टैंडर्ड क्राइटेरिया है टीपीडीएस में खास करके, तो इसके भी कॉन्सेप्ट को समझेंगे। टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, बीपीएल को अनाज देना उचित दाम पे, कम दाम पे। पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन हुआ तो पॉलिसी चेंज हुआ। प्रोसेसिंग कॉन्स्टेंट, हम जो हमारे फूड हैं उसको प्रोसेस नहीं कर पा रहे हैं, हम ज़्यादातर फलों को भी खाते हैं तो फ्रेश खाते हैं, तो वो क्यों नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि फैसिलिटी नहीं है, क्या बाधाएं हैं, पैसे की कमी, बिजली की कमी, इस तरह का। और फिर है नेशनल डाइटरी गाइडलाइंस, फूड कंजप्शन पैटर्न, कितना खाने के लिए हमें इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने कहा है और हमको मिल कितना रहा है, अंडा, मछली, दूध खाना, प्रोटीन, विटामिन। फूड बेस्ड डाइटरी अप्रोच टू एलिमिनेट हंगर, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन तो है, लेकिन अब न्यूट्रिशन सिक्योरिटी मिशन भी है, मतलब न्यूट्रिशन भी हमें चाहिए, फूड न्यूट्रिशन। न्यूट्रिएंट की डिफिशियंसी से होने वाला प्रॉब्लम, माइक्रो न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन जिसे हम क्वाशियोरकर या मरासमस कहते हैं, प्रोटीन कैलोरी माल न्यूट्रिशन, ये इसके उद्देश्य को समझेंगे, इसके एस्पेक्ट को समझेंगे कि हाउ टू कंट्रोल देम, कौन कौन से स्कीम गवर्नमेंट ने इस पे लाया क्वाशियोरकर या मरासमस को दूर करने के लिए। माइक्रो न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी, जिंक डिफिशियंसी, आयरन डिफिशियंसी महिलाओं में और बच्चों में, इस दिशा में सरकार ने क्या काम किया। फूड ग्रेन प्रोडक्टिविटी क्या है, और फूड सिक्योरिटी। तो ये रहा सिलेबस फूड मैनेजमेंट के ऊपर में, जो कि लास्ट यूनिट है, एक मोटा मोटा आपको समझ में आया है। अब मैं आपको बताऊंगा कि इन किताबों को खास करके देखिए, हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर यहाँ पे भी यूज में आ जाता है। जो इंसेक्ट मैनेजमेंट है, डिजीज मैनेजमेंट है, उसके बहुत सारे एरिया इससे कवर अप हो जाते हैं हैंडबुक ऑफ आईसीआर से। तो ये एक महत्वपूर्ण बुक है हॉर्टिकल्चर के लिए, हैंडबुक ऑफ हॉर्टिकल्चर कर सकते हैं। बड़ा किताब है, मैं इंटरनेट का पीडीएफ को सजेस्ट नहीं करता क्योंकि एक रिलायबल है, लेकिन एक बड़ा मोटा किताब है, इतना खरीदना भी ठीक नहीं है, आप हल्का फुल्का देख सकते हैं ज़रूरत के आधार पे इंटरनेट से भी। 50 ईयर ऑफ क्रॉप साइंस, ये काफ़ी नए मुद्दों के बारे में बात करता है। जेनेटिक्स प्लांट ब्रीडिंग के लिए आप बीडी सिंह या कुंदन सिंह किसी को भी हल्का फुल्का देख सकते हैं। ये स्टैंडर्ड रेफरेंस किताब है, कंटेंट ठीक रहते हैं, अपने ज़रूरत के आधार से निकाल सकते हैं, अदरवाइज वो पूरा थ्योरी है। वो बड़ी किताब जो लिखते हैं ना, बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। छोटी किताब होती है कॉलेज लेवल का, वो इनफ होता है, क्योंकि केवल पॉइंट एक्सट्रैक्ट करने होते हैं और अपने हिसाब से मॉडिफाई करने पड़ते हैं। ऐसा ही प्लांट बायोटेक है, वो बीडी सिंह से, और एक महत्वपूर्ण साइट है बायोलॉजी डिस्कशन वेबसाइट, तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं, बेटर कंटेंट मिलता है। प्लांट फिजियोलॉजी है बायोलॉजी डिस्कशन वेबसाइट, या फिर 11वीं 12वीं का बायोलॉजी, 12वीं का बायोलॉजी, उससे भी आपको कवर अप हो जाता है। क्रॉप प्रोटेक्शन के लिए आईसीआर का कंटेंट मिल जाते हैं। ऐसा ही एनुअल रिपोर्ट है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर का, एनवायरनमेंट का, फूड एंड कंज्यूमर अफेयर का, फूड एंड कंज्यूमर अफेयर का एनुअल रिपोर्ट काफ़ी काम का आता है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट हेल्थ है, उनका एनुअल रिपोर्ट से आप प्लांट प्रोटेक्शन के हिस्से में यूज आ जाता है।
और स्टेट्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर है, ये रिपोर्ट भी आप पढ़ सकते हैं। पुराना वाला रिपोर्ट से भी आपको कई सारे फैक्ट मिलेगा। नेशनल हार्टिकल्चर बोर्ड का एनुअल रिपोर्ट से लेटेस्ट जानकारी मिलता है। लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे और न्यूज एक्सट्रैक्ट है द हिंदू इंडियन एक्सप्रेस से टॉपिक जो आए रहते हैं, इन्हीं को लेकर के पढ़ाते हैं। अब मैं सारांश में कहूँगा कि पेपर 2 स्कोर तो कम देता है, वैसे भी 150 तक भी पहुंच जाए आउट ऑफ द 250 तो एक अच्छा स्कोर है, लेकिन 150 तक भी बहुत कम का पहुंचता है। 130 135 इसी के रेंज में लटक जाते हैं। कोशिश करेंगे तो 150 तक जाएगा और राइट स्ट्रेटजी से ही 150 तक जाएगा, क्योंकि मैंने जो गलतियां जो होती है वो आपको बताया। तो इस तरह से ये उम्मीद है कि ये ओपन सेमिनार में जो हमने डिस्कस किया सिलेबस को आपको अच्छा लगा होगा। यदि आप क्लास अटेंड करना चाहते हैं हमारे साथ में तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। फ्री 7 डे क्लासेस भी है, आप अटेंड कर सकते हैं। आपका कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। नाउ द सेशन इज ओवर।